हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडेटर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और उसमें एक टॉपिक लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन ऑन अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो, ये पॉइंट्स बेटा हमने कल भी पढ़े थे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे बाद में अमाउंट दी जाती है। सबसे पहले हमारे जब हमने लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाया था तो उसमें हमने पेमेंट का एक ऑर्डर पढ़े थे कल। उसमें क्या था कि सबसे पहले हम लीगल चार्जेस का पेमेंट करेंगे, लीगल एक्सपेंसेस। उसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आएंगे। फिर डिबेंचर्स का पेमेंट आएगा प्लस इंटरेस्ट। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आफ्टर दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और सबसे लास्ट में आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब हमें यूँ पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अगर अमाउंट बचती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो यहाँ पे यही देखना है कि इस टाइम पे जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं सबको भुगतान करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अमाउंट बचेगी, ठीक है, उस पर लिक्विडेटर का हमने रेम्युनरेशन देना है। ठीक है। तो वो रेम्युनरेशन कितना देना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट की जाएगी उस पर कितना रेम्युनरेशन है। ठीक है। फिर हमने उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है कि अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। समझ आई बात? तो अब हमने ये देखना है कि सब की अमाउंट पेमेंट करने के बाद कितना बचता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे पेमेंट किया जाता है। ठीक है। देखेंगे, ए went limited went into voluntary liquidation on July 1st 2017. Its balance sheet at that date was given below. ठीक है। हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, दोनों हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस, इट मींस लॉस है हमारे पास, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, इस टाइप से हमें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें टोटली डिपेंड जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए उसके अकॉर्डिंग करते चले जाओ बस। सबसे पहला है द प्रेफरेंस डिविडेंड्स वर इन एरियर फॉर 2 years, कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 2 सालों से अभी तक एरियर है। ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर बनता कितना है। देखो, हमारे पास कैपिटल कितनी है, 75,000 है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75,000। 10% कितना हो गया उनका, 7500। ठीक है। अब एक साल का 7500 रुपये है, 2 साल का एरियर एड मीन्स 15,000 रुपये हमने उनको डिविडेंड देना है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद द एरियर्स आर पेबल ऑटोमेटिकली ऑन लिक्विडेशन, लिख दिया इन्होंने कि लिक्विडेशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली हमने एरियर पेमेंट करना है। ठीक है। The liquidators sold the building, plant and inventory for rupees 2,20,000. अब लिक्विडेटर के पास असेट्स हैं, वैसे हमारे पास कंपनी के पास असेट्स हैं बिल्डिंग, प्लांट और करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक। अब लिक्विडेटर ने बिल्डिंग, प्लांट एंड इन्वेंट्री इन तीनों को 2,20,000 रुपये में बेच दिया एंड रियलाइज ऑल अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनसे पूरी अमाउंट रिसीव हो गई एक्सेप्ट वन ऑफ 5,000 विच प्रूव टू बी इरिकवरेबल। किनको छोड़ करके, ट्रेड रिसीवेबल से पूरी अमाउंट रिसीव्ड होगी एक्सेप्ट मीन्स छोड़ करके, किसको, 5,000 रुपये जो कि इरिकवरेबल, इट मीन्स वो रिकवर नहीं होंगे। इट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 35,000 हैं, उसमें से 5,000 रिसीव्ड नहीं होंगे। इट मीन्स कितने रिसीव्ड हुए, 30,000। समझ आई बात? बिल्डिंग, प्लांट एंड इन्वेंट्री से 2,20,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल से 30,000 रिसीव्ड हुए। He admitted the claim of all creditors. Admitted the claims, it means उसने सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं 30,000। क्लियर? एंड 3,000 ऑफ विच वर प्रेफरेंशियल, जो क्रेडिटर्स थे 30,000, उनमें 3,000 जो क्रेडिटर है वो प्रेफरेंशियल है। ऑब्वियस ही बात हो गया। तो सबसे पहले 3,000 का पेमेंट करेंगे, बाकी जो बच गए कितने, 27,000। ठीक है ना। टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास 30,000 हैं, 30,000 में से 3,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं, तो बाकी क्या बच गए, अनसिक्योर क्रेडिटर्स बच गए हमारे
ठीक है। Expenses of liquidation amounted to rupees 2350. It means 2350 रुपए. And debentures were repaid on 30th September December 31st 2017. डिबेंचर्स का जो हमने पेमेंट करना है 31 दिसंबर 2017 को करना है, जबकि हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं जुलाई 1 को, तो इसका मतलब 6 महीने बाद हमने इसका पेमेंट करना है डिबेंचर्स का। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है वो ये देखना है कि बाद का इंटरेस्ट हम पे कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज फिर हमें 1 जुलाई तक का ही देना पड़ेगा इंटरेस्ट। समझ गए? क्लियर बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन वॉज 2.5% ऑन असेट्स रियलाइज। लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कितना है? असेट्स जितनी भी रियलाइज होंगी एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ करके। इट मीन्स जो अभी ऊपर लिखी है 2,20,000 प्लस 30,000, तो टोटल कितने हो गए 2,50,000 रुपए के ऊपर उसको 2.5% मिलेगा, कैश के ऊपर उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। लिख दिया ना उन्होंने, एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ करके। बट जब हम लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाएंगे, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना रही हैं, तो वहां पे हम टू कैश एट बैंक अलग से लिख देंगे 15,000 रुपए, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी मतलब लिक्विडेटर के ने इनको रियलाइज नहीं किया, ये ऑलरेडी बैंक में है, तो इसके ऊपर कोई रेमुनरेशन नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली लिख दिया है कि एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़कर के बाकी असेट्स पर उसको क्या दिया जाएगा, 2.5% रेमुनरेशन दिया जाएगा। तो देखो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में टू कैश एट बैंक 15,000, टू असेट्स रियलाइज बिल्डिंग प्लांट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल 2.5 लाख। ठीक है, तो 2.5 लाख पे 2.5% दे दिया, 6250 रुपए हो गई। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी। नेक्स्ट दे रखा है फिर, और फिर है 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट पेमेंट की जाएगी उस पर 2% है। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखिए नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हमने डेबिट साइड में लिख दिया 15,000 और 2,500 ना 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 2.5% उसका कमीशन हो गया, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लीगल चार्जेस नहीं थे। उसके बाद आता है हम वहां तक लिख के फिर बीच में 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ लेते हैं हम। उसके बाद बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिख दिया 2350, फिर बाय 9% डिवेंचर होल्डर, टोटल है 50,000। तो यहाँ तक आकर के हम देखेंगे हमारे पास अमाउंट कितनी है। हमारे पास अमाउंट है मीन्स लिक्विडेटर के पास अमाउंट है 2,65,000। उसमें से रेमुनरेशन क्या क्या घटा है, सिर्फ 6250 घटे हैं एक, तो दूसरा 2350, ये साथ साथ में आप वर्किंग नोट बनाते चले जाएंगे, अमाउंट रिमेनिंग इस टाइप से। ठीक है ना? तो टोटल अमाउंट कितनी है 2,65,000, लेस कर देंगे लिक्विडेटर रेमुनरेशन ऑन असेट्स रियलाइज्ड 6250, लेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2350, लेस 9% डिवेंचर्स 50,000। यहाँ तक अब हमें पता है कि भाई हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है कि हम पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिटर्स की, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की, क्योंकि वो तो हमारे पास सिर्फ 3,000 है। ठीक है ना? तो ऑब्वियस है, तो हम इसका इंटरेस्ट 6 महीने तक का पेमेंट करेंगे, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक का पेमेंट किया जाएगा, हेड इंटरेस्ट 6 मंथ। समझ आ गई बात? नेक्स्ट आएगा फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3,000 है। आफ्टर दैट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाकी कितने रह गए, 27,000 रह गए, 30,000 में से 3,000 प्रेफरेंशियल, बाकी रह गए 27,000। अब हम ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी अवेलेबल है हमारे पास। 2,65,000 में से जो ऊपर वाले हैं 6250, 2350, 5200, 52,250, 3,000, 27,000, यहाँ तक ये सारी अमाउंट घटाओ। तो देख लेते हैं हम, टोटल मोटा मोटा सा हिसाब लगा लेते हैं कि 52 और 355 और बी ये 27 और ऐड कर दो उसमें, या 30 ऐड कर दो, 52 में 30 ऐड हो गए हमारे 82,000। ठीक है, और 6 ऊपर है 82 और 6 कितना हो गया 88, मतलब एक तरह से 88,000 रुपये के करीब घटे हैं हमारे पास 2.5 लाख में से। तो इट मीन्स हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फुल पेमेंट कर सकते हैं, है ना? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे पास टोटल थे क्वेश्चन में दे रखे 75,000, और फिर उनका 2 ईयर्स का एरियर हो गया 15,000 रुपये, 90,000 बच गए। ठीक है, लग गए। अब बाकी टोटल अब कितनी अमाउंट हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच गई, 2,65,000 से हम ये सारी चीजें घटा रहे हैं साथ साथ में, 1,80,850 हो गए टोटल। देखो यहाँ तक वर्किंग नोट में चेक कर सकते हैं आप,
265 लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, डिबेंचर, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ तक माइनस करके 1,80,850, तो रह गया हमारे पास 84,150। अब ये 84,150 यहाँ ऊपर लिखेंगे कितना, 84,150 पे 2/102, ठीक है। तो ये हमारे कितने बच गए, हो गए 1650। ये आपने और करके लिखा हुआ है ना जो बेटा, और मीन्स क्या है, 84,150 में से ये 1650 रुपये इसका रेमुनेशन घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 82,500 रुपये। समझ आई बात, 82,500 पे 2/100 करेंगे तो भी इतनी ही वैल्यू आएगी, बट आपको क्वेश्चन में 84,150 गुना में 2/102 करना है, ठीक है। और फिर इस टाइप से हम फिर हमारा टोटल पेमेंट हो जाएगा। हमारे पास टोटल जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 12,500 हैं। तो जो ये अमाउंट अवेलेबल हमारे पास बच जाती है 82,500 रुपये, ये 82,500 बटे 12,500 करेंगे तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आई, 6 रुपये 60 पैसे आई। समझ आ गई बात, ठीक है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन को करना है, ओके। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। X Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2015. The balance sheet at that date was as follows. हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, वो क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, इक्विटी है 80,000 शेयर्स और प्रेफरेंस है 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, करंट क्रेडिटर्स हैं। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय द फिक्स्ड एसेट्स, जैसे हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोल दिए जाते हैं। अब यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नेम ना दे करके इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने बैंक के पास अपनी एसेट्स गिरवी रखी हुई है, किसके अगेंस्ट है, वो फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट। अब हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं कितनी, पहले हम ये चेक करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स हमारी 12 लाख की हैं और हमने गिरवी रख रखी है 5 लाख के अगेंस्ट। तो देखते हैं जितना एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड होगी तो उस पर लिक्विडेटर्स का रेमुनेशन मिलेगा, ठीक है। Assets were realized by the liquidator as follows. It is important question for final exam point of view. ध्यान देना है इस पे, क्या कहता है कि assets were realized by the liquidator as follows. क्या क्या assets किस किस टाइप से realize हुई है, देखिए 1 जून 2015 को फिक्स असेट से टोटल मिले 3 रुपए, टोटल मीन्स टोटल नहीं, मतलब इन्होंने यूं कह दिया ना फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में इन्होंने पर्टिकुलर यूं नहीं कहा कि कौन कौन सी असेट्स हैं उसमें, फिक्स असेट्स तो हमारी बहुत सारी होती हैं, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने टोटल मिला करके ही फिक्स असेट्स 12 लाख की दे दी। अब इस 12 लाख में से जो जो असेट्स उनको इन्होंने धीरे धीरे रियलाइज किया। जून 1 को फिक्स असेट्स से एक बार 3 लाख रुपए रियलाइज हुए और करंट असेट्स से 2 लाख रियलाइज हुए। करंट असेट्स हमारे टोटल है 9 लाख। तो इसका मतलब हमारे पास जैसे जैसे पैसा आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जून को तो हमारे पास टोटल 5 लाख रुपए मीन्स लिक्विडेटर के पास आए 5 लाख रुपए। फिर 1 जुलाई को 6 लाख और 2 लाख आए हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई को फिर 6 लाख रुपए रियलाइज हुए और 2 लाख रुपए रियलाइज हुए। फिर अगस्त में फिक्स असेट से नील, इट मीन टोटल फिक्स असेट्स हमारी 12 लाख थी, उनमें से हमें फिक्स असेट से सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए रिसीव हुए। करंट असेट्स जो कि हमारी 9 लाख की थी, उनमें से हमें टोटल जो रिसीव्ड हुए हैं वो 7 लाख रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 3% ऑन असेट्स रियलाइज्ड, कि जितनी भी असेट्स रियलाइज हुए उस पर 3% एंड 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। आफ्टर रिजर्विंग ₹5,000 फॉर एक्सपेंसेस which ultimately amounted to ₹3,000। क्या कहा इन्होंने कि आफ्टर रिजर्विंग 5,000 फॉर एक्सपेंसेस, 5,000 रुपए खर्चों के लिए रिजर्व करने के बाद विच अल्टीमेटली अमाउंटेड टू ₹3,000, मतलब रिजर्व में तो हमने 5,000 रुपए रखे थे कि 5,000 रुपए हमारे खर्चे हो सकते हैं, पर जबकि उनमें से सिर्फ 3,000 रुपए ही खर्चे हुए। अब ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, आफ्टर रिजर्विंग ₹5,000 फॉर एक्सपेंसेस द अमाउंट वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रिसीव्ड। क्या कहा इन्होंने कि अब 5,000 रुपए रिजर्व रखने के बाद जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी एज एंड व्हेन रिसीव्ड, जैसे जैसे रिसीव होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि 1 जुलाई को हमारे पास टोटल 5 लाख रुपए आए, तो जैसे ही 5 लाख आए 5 लाख रुपए हमने जिसके देने हैं उसके दे दिए, ठीक है। सो द लिक्विडेटर्स अकाउंट, ठीक है, हमें लिक्विडेटर का अकाउंट बनाना है। तो हम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे।
सबसे पहले देखें जून 1 2015 में टू असेट्स रियलाइज करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स से हमें सिर्फ 2 लाख रुपए रिसीव हुए। फिक्स असेट्स क्यों नहीं लिखी? क्योंकि फिक्स असेट्स हमने सिक्योर्ड रख रखी थी 5 लाख के अगेंस्ट, तो जब तक उसके 5 लाख पूरे नहीं होते तब तक हम यहाँ इसमें नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होती है तभी तो लिक्विडेटर को रेमुनेशन मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखना है। तो पर एक बात और ध्यान रखना, सॉरी रेमुनेशन की बात नहीं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, सॉरी। तो इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होगी उसको हम असेट्स रियलाइज्ड में इंक्लूड करेंगे, जबकि रेमुनेशन तो टोटल अमाउंट पे मिलेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड, तो अभी तो हमारे पास क्योंकि पेमेंट ही नहीं है, तो इसलिए टू असेट्स रियलाइज्ड में हमने करंट असेट्स सिर्फ 2 लाख लिखी, और लिक्विडेटर का रेमुनेशन है वो 3 डिवाइडेड बाई 100 ऑन रुपीज 5 लाख। तो 5 लाख पे उसका 15%, 3% उसका रेमुनेशन हो गया। समझ आ गई बात यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास मतलब लिक्विडेटर के पास अभी सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, 2 लाख में से उसने पेमेंट कर दिए किसके? जिसके उसने पेमेंट करने थे। अब यहाँ पे जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वर्किंग नोट क्या कहता है? ये जो हमारे पास देखो, सबसे पहले हम बना रहे हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये हमारी उसके अकॉर्डिंग है एज एंड व्हेन रिसीव्ड। जैसे ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रिसीव्ड, जैसे जैसे अमाउंट रिसीव्ड होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले गए। नीचे इन्होंने बना रखा है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ऊपर था लिक्विडेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, नीचे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्किंग नोट, 1 जून को फिक्स असेट्स के विक्रय से 3 लाख रुपए प्राप्त हुए, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट 5 लाख रुपए हैं। अतः बैंक ओवरड्राफ्ट के शेष कितने रह गए? 2 लाख। 2 लाख को 1 जून को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मानकर इसे अन्य अनारक्षित, अनारक्षित मीन्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ जो 4 लाख के हैं अनुपातिक भुगतान किया जाएगा। कैसे? ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास टोटल अमाउंट क्रेडिटर से करंट असेट से 2 लाख रुपए रिसीव हुई, हमने डेबिट साइड में 2 लाख दिखा दिए। अब हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट हैं टोटल 5 लाख हैं, और क्रेडिटर्स हमारे पास है 4 लाख। तो एक तरह से ये क्या हो गई, वो हमारे सिक्योर्ड हो गए ये तो, और नीचे हैं क्रेडिटर्स हैं अनसिक्योर्ड। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास अमाउंट उसके पास 2 लाख रुपए की असेट्स आई है, उसमें हम सबसे पहले तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 15,000 रुपये घटा दिया, जो कि असेट्स रियलाइज्ड पे उसको मिला, प्लस 5,000 रुपये उन्होंने रिजर्व करने के लिए बोले। ठीक है, बाकी बच जाते हैं 1,80,000। तो जो ये अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट कर दी किस किस के बीच में? बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट हैं वो भी क्या मान लिए गए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मान लिए गए हैं। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे 4 लाख रुपए और दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो दोनों के अनुपातिक हिस्से में हमने उसको बांट दिया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख रुपए बच गए। ठीक है, क्योंकि 5 लाख थे उसमें से हमें रिसीव हुए कितने? एक मिनट, हमारे पास टोटल जो फिक्स सेट्स के अगेंस्ट जो बैंक ओवरड्राफ्ट थे वो 5 लाख रुपए की थे। फिक्स सेट से हमें अमाउंट रिसीव्ड हुई है 1 जून को 3 लाख रुपए, तो रह गए कितने? 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए हमारे क्या हो गए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मानते हुए, और हमारे पास ऑलरेडी क्रेडिटर्स हैं 4 लाख, तो इन दोनों में जो 1,80,000 के अमाउंट है इनको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख, 1:2 का रेशो हो गया। 1,80,000 को 60 और 120 के रेशो में बांट करके उनका पेमेंट कर दिया। ठीक है, इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट थे उनको मिले 60,000 रुपए और क्रेडिटर्स को मिले 1,20,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट के बच गए थे 2 लाख रुपए, 2 में से 60 हो गए, पेमेंट कितने और रह गए? 1,40,000 रह गए, और क्रेडिटर्स थे 4 लाख के, उनमें से 1,20,000 रुपए के ये माइनस हो गए, तो 2,80,000 इनके रह गए। समझ आई बात? तो अब हम यहाँ पर जो वाला हमारा पोर्शन है लिक्विडेटर्स वाला, यहाँ पे हम बैलेंसेस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि डेबिट साइड में हमारे पास टू असेट्स रियलाइज करंट असेट से 2 लाख, बाय लिक्विडेटर रेमुनेशन 5 लाख का 3/100 हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट में कितने मिले उनको? 60,000। क्रेडिटर्स को मिले 1,20,000।
ऊपर वाले पोर्शन में, और फिर बाय बैलेंस सीडी हो गया 5000। ये 5000 कौन से हैं जो हमने रिजर्व के रूप में रखने हैं। आगे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 5000 बाय बैलेंस सीडी। फिर असेट्स कितना रियलाइज हुआ, आगे क्वेश्चन देखें। 1 जुलाई को 6 लाख रुपए फिक्स असेट से रियलाइज हुए और करंट असेट से 2 लाख रुपए रियलाइज हुए। अब देखो फिक्स असेट्स के हमने देने कितने रहते थे, 2 लाख रुपए रह गए थे। दो में से हमने यहाँ पे फिक्स असेट्स के 60,000 रुपए में से दे दिए थे, तो रह गए कितने, 1,40,000 रुपए। और अब हमें फिक्स असेट से 6 लाख रुपए रिसीव्ड हुए हैं। तो देखो 6 लाख में से बैंक ओवरड्राफ्ट 140 माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास असेट्स रियलाइज हुए हैं 4,60,000। और करंट असेट से कितनी अमाउंट रियलाइज हुई है, 2 लाख। तो लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन तो टोटल अमाउंट रियलाइज भी होता है, तो टोटल 6 + 2 8 लाख पे उसका 3% रेम्युनरेशन। बाकी बच जाते हैं कितने, और फिर करंट असेट से 2 लाख रुपए रियलाइज हुए, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन में और क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उस पर 2% कमीशन मिलना है लिक्विडेटर को। अब देखना है कि हमने और कौन कौन सी पेमेंट्स करनी है। अब हमारे पास है, मतलब क्रेडिटर लिक्विडेटर के पास है 4,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 5,000, ये हो गए 6,65,000 हो गए उसके पास। उसमें से 24,000 रुपये रेमुनेशन घट गया है, 8 लाख पे 3%। बाकी कितनी अमाउंट बच जाती है, उसमें से हमने बाकी क्रेडिटर्स कितने बचे हुए हैं, 4 लाख थे, 1,20,000 ऊपर पेमेंट कर चुके हैं, तो 2,80,000 की इनकी पेमेंट कर देंगे। बाकी जो बचेंगे वर्किंग नोट बनाइए, ठीक है। तो वर्किंग नोट में आपको सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपने बेटा पूरा क्वेश्चन नहीं भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल थे 6,65,000, उनमें 2,80,000 क्रेडिटर्स, 2,80,000 पेमेंट हो गई। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दो, ठीक है, 6 में से 280 गए, और फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पूरी पेमेंट कर दो। बाकी जो अमाउंट बच जाएगी उसमें क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रख के बाकी हमारे पास बच जाएंगे 1,56,000 बचेंगे। तो 1,56,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 102, ठीक है। इस टाइप से हमने लिक्विड इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट कर दिया, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है 5,000। इसको आगे फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि 1 अगस्त को फिर हमारे पास करंट असेट से अमाउंट रियलाइज हुई है, दैट इज 3 लाख। फिर लिक्विडेटर रेमुनरेशन, अब यहाँ पे 3 लाख पे 3/100, ठीक है। अब हमारे इक्विटी यहाँ पे, तो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अब लास्ट में हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास हम जो रिजर्व करते आए थे 5,000, उनमें से 3,000 रुपये एक्चुअल में रियलाइज हुए हैं, मतलब खर्च हुए हैं। तो बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,000 कर देंगे। अब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी अमाउंट रिसीव्ड होगी, वही 3,05,000 में से 3,000 घटा दो, बाकी जो बच गए उनमें से फिर रेमुनरेशन 2,93,000 बचेंगे, उसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का 2/102 कर दो, ठीक है। तो बाकी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अमाउंट बच जाएगी। अब ये सारी चीज़ें हमने फाइनल स्टेटमेंट में भी दिखानी है। इससे मतलब वो तो हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड था, और यहाँ पे क्या होगा कि हम टोटली इकट्ठा एक बैलेंस बना करके दिखा देंगे। देखिए 2 असेट्स रियलाइज, टोटल असेट्स कितनी रियलाइज हुई है, फिक्स असेट से कितनी अमाउंट रियलाइज हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करें। फिक्स असेट से टोटल असेट अमाउंट रियलाइज हुए 9 लाख, और करंट असेट से टोटल 7 लाख। तो देखें फाइन स्टेटमेंट, फिक्स असेट से 9 लाख, ठीक है, और करंट असेट से 7 लाख। 9 लाख माइनस 5 लाख कौन से हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट सिक्योरिटी है। क्लियर हो गया। लिक्विडेटर का टोटल रेमुनेशन कितना बनेगा, टोटल असेट्स रियलाइज पे 9 + 7 16 लाख हो गए, 16 का 3% हो गया। फिर उसके बाद बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,000, बाय क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट हो गया 4 लाख रुपए, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पूरा शेयर होल्डर्स का पूरा पेमेंट हो गया। हमारे पास टोटल थे 11 लाख, उसमें से हमने दिया 48, 1 3 1 4 लाख, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के 2 लाख 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया 4 और 2 6, 6,51,000 हो गई। तो 6,51,000 माइनस कर दो 11 में से, तो ये बच गया हमारे पास 4,49,000। अब उस पर रेमुनेशन दे दो 2/102, ठीक है। तो
11 लाख में से सारे माइनस करने के बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेमुनरेशन दे दिया कि अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को अमाउंट पेमेंट हुई उस पर रेमुनरेशन हो गया लिक्विडेटर्स का, बाकी अमाउंट बच गई 4,40,196 रुपये। क्लियर? तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, बहुत अच्छा मतलब